हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कंटिन्यू पढ़ क्या रहे थे। कंटिन्यू हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक है। इस चैप्टर में बेटा हम बात करें, हम बहुत सारे टॉपिक आपको ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। जैसे क्या क्या सर, जैसे समझने के लिए अपना क्लास नोट्स ओपन करो और वहां पे जाकर देखो, मैं टॉपिक का नाम। सबसे पहला लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था कि केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस हमारे डेली लाइफ में क्या होता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का जो थ्योरी, जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पुराना नहीं है। लगभग 1980 सॉरी 19 सेंचुरी से ही इसमें डेवलपमेंट आना स्टार्ट हुआ है। 19 सेंचुरी से पहले केमिस्ट्री नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है। इसका काम बहुत पुराना है, लेकिन केमिस्ट्री नाम का जो स्पेशल सब्जेक्ट है वो 19 सेंचुरी के बाद ही बना है। ठीक है, बात समझ रहे हो। पहले ये सब्जेक्ट फिजिक्स में मर्ज था, ये बात हम ऑलरेडी बता चुके। और उसके बाद हमने पढ़ाया था क्या, कि जो केमिस्ट्री है उसके अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, मैटर होता क्या है, मैटर का नेचर क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, इस फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर कैसे करते हैं, मतलब मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हमने आपको पढ़ाया क्या, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, साइंटिफिक फिगर क्या होता है, समझ रहे हो, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है। ठीक है। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था एलिमेंट, मॉलिक्यूल, मिक्सचर, मतलब काफी सारे टॉपिक इस चैप्टर में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 6 होने वाला है, और आज हम काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। जैसे क्या है, एक है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब है यूनिट एंड डायमेंशन पे। दूसरा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे, कि ये कैसे किन किन लॉ का पालन करता है। बात समझ रहे। हाँ, तो डेसिमल एनालिसिस पे कैसे वर्क करता है, देखो बोलता है डेसिमल एनालिसिस में क्या, विमीय विश्लेषण बोलता, ऑफन व्हाइल कैलकुलेटिंग देयर इज नीड टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। बोलता ऑफन व्हाइल कैलकुलेटिंग देयर इज अ नीड, यहाँ पे जरूरत है टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के। ठीक है। बोलता दिस मेथड यूज टू accomplish दिस इज कॉल्ड फैक्टर लेबल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस। देखो बोलता है यहाँ पे क्या, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जो कन्वर्जन होता है उसी को डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। और इस मेथड को आप फैक्टर लेवल मेथड कह लो, या फिर यूनिट फैक्टर मेथड कह लो, या फिर डायमेंशनल एनालिसिस कह लो। ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ, तो आगे बढ़ो सर, आगे क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहता है क्या, कि अगर हम दिए हुए तुमको क्या, कि 2 आवर्स, अब 2 आवर्स को हम बोलेंगे कि सेकेंड में बदलो, सेकेंड में क्या होगा। तो एक यूनिट है हावर का, दूसरा है सेकेंड का। तुम्हें पता होना चाहिए क्या, कि एक हावर्स बराबर होता है 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर होता है क्या, और 1 मिनट बराबर होता है क्या, 60 सेकेंड। क्या होता है सर, 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट बराबर क्या होता है सर, 60 सेकेंड। ठीक है, समझ रहे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलो। तो बोलता है यहाँ पे क्या, ध्यान दो, कहता है यहाँ पे क्या, 2 × 60 × 60 क्या होगा सर, 60 × 60 × 2। ठीक है, क्योंकि हावर दिया हुआ, तो मल्टीप्लाई करो, अब आएगा यूनिट क्या, हावर से सीधा सेकेंड। 6 × 6 36, 36 गुना कितना, 72, कितना जीरो, 2 और 2 4, 2 जीरो, तो 7200 सेकेंड। क्लियर है। हाँ, तो ये हावर से भी किसमें बदल गया सर, सेकेंड। देखो अगर हम दे दे क्या, बोले आपके पास कि 20 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो अब तुमको पता होना चाहिए सर 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो क्या करोगे, आप पुट कर दो, 20 गुने 1 मीटर बराबर कितना, 100, मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 2000, कितना
20 इंटू 20 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 2000 सेंटीमीटर। बोलो 20 मीटर इक्वल टू क्या 2000 सेंटीमीटर। अगर कोई दे दे क्या 20 किलोमीटर, क्या दे दे सर, मान लो 50 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है 50 किलोमीटर। अब हम उसको बोले कि मीटर में कन्वर्ट कर दो। अब तुमको पता होना चाहिए कि 1 किलो बराबर होता है कितना 10 का पावर 3, ठीक है 1 किलोमीटर बराबर होता है कितना 10 का पावर 3 मीटर। बात समझ रहे हो, पुट करो यहाँ पे 50 गुने 10 का पावर 3 मीटर, क्या होगा सर यहाँ पे जीरो पुट कर सकते हो, ठीक है, या फिर 5 गुने 10 का पावर यहाँ पे 4 मीटर कर सकते हो। क्लियर है, बोलो। पांच गुने 10 का पावर 4 मीटर, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्लियर है, आगे देखो नेक्स्ट क्या है सर, 100 केजी दिया हुआ है, ठीक है 100 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना, ग्राम बराबर वाट। देखो 1 केजी बराबर होता है कितना 10 का पावर 3 ग्राम, ठीक है समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे सर 100 गुने क्लियर है, बोले कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ यूनिट अभी हम बताएं, ऐसे बहुत सारे यूनिट है जो किलोमीटर को सेंटीमीटर में, ठीक है कुलाम को चार्ज में, ऐसे बहुत सारे यूनिट अभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कोई यहाँ पे लिखा है क्या हाउ मेनी सेकेंड्स आर प्रेजेंट इन 2 डेज, 2 दिन में कितना होता है 24 घंटा, 1 घंटा में कितना 60 मिनट और 1 मिनट में कितना 60 सेकंड। तो अब 2 डेज में निकालने बोला है तो क्या करोगे सर, देखो 2 डेज को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आवर्स से, 20 आवर्स को 60 मिनट से और 60 सेकंड, देखो चारा वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 24 6 6 6 इंटू 6 कितना 12 36, यहाँ होगा 48 गुने 3600, ठीक है मल्टीप्लाई करो 36 इंटू 48 कितना होगा सर 8 6 के 8 छक 48 का 8, ठीक है 8 छक 48 का 8 बाकी में 4, 8 दिया 24 और 4 28, आगे 6 चौका 24 का 4 बाकी में कितना 2, 4 दिया 12 2 14, जोड़ दो, ठीक है 8 प्लस 8 4 12 का 2 बकेट में 2 4 2 6 8 4 12 बकेट में 2 4 2 6 8 4 12 तो बकेट में 1, ठीक है 4 2 6 7 1728, देखो सही है गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है 36 को 4 से मल्टीप्लाई किए, ये गलत लग रहा है आपको 6 चौक 8 छक 48 8 छक 48, ठीक है क्लियर है। बकेट में 4 8 दिया 24 4 28 6 चक्का 24 6 चक्का 24 का 4 बकेट में 2 4 दिया 12 2 14 2 8 8 4 12 का 2 बकेट में 1 4 2 6 और 1 7 और 1 1728, ठीक है ठीक है 1728 डबल जीरो, ठीक है 71728 डबल जीरो, ठीक है क्लियर है। अब आगे देखो सर, आगे हमने वैसे ही लिखा है क्या, अभी हमने जो बताया एग्जांपल बताया सारा एग्जांपल लिख लेना, ठीक है यही सब एग्जांपल से यूनिट कन्वर्जन आपको आगे देखो देखने को मिलेगा, ठीक है बात समझ रहे हैं। देखो आगे देखो, आगे क्या सर यहाँ पे
आगे बोलता है द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम एलिमेंट्स इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग 5 बेसिक लॉ। बोलता है क्या, द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम एलिमेंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉ। ये निम्नलिखित 5 नियम पे आधारित है। ये कितने नियम पे आधारित है सर? ये 5 नियम के ऊपर आधारित है, जिसमें क्या पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, दूसरा लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन पे या कांस्टेंट कंपोजिशन पे, तीसरा क्या है, तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे, चौथा क्या है, गैर लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और फोर्थ नंबर क्या है, अवगाड्रोज लॉ। क्या है सर? अवगाड्रो लॉ। ठीक है, क्लियर है? ये 5 तरह का जो रूल है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ गए? ठीक है, आगे देखो, बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है क्या कि देखो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, ये दो केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहले दो ही नियम है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, और बोला जाता है जो केमिस्ट्री में जो रास्ट आया इसी नियम के बाद से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इससे पहले दो एटम कॉम्बाइन करेंगे इसके बारे में किसी ने भी सही जानकारी नहीं दिया था। ठीक है, तो वही ये जो लॉ देने वाले पहले वैज्ञानिक थे उनका नाम था एंटोनी लेवोजियर। क्या नाम था सर? एंटोनी लेवोजियर। क्या कहते हैं ये? बोलता है मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड। मतलब कोई भी पदार्थ को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे? मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कन्वर्ट किया जा सकता है। आप समझ रहे? तो वही बोलता है इट वाज प्रपोज्ड बाय एंटोनी लेवोजियर, वैज्ञानिक है ये। बोलता है क्या, लेट अस कंसीडर ए फॉर्मूला फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, बनाने से पहले कार्बन एक ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, कार्बन का एक मॉलिक्यूल का वेट 12 ग्राम, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल का वेट 32 ग्राम, दोनों मिलाने के बाद बना कार्बन डाइऑक्साइड जिसका वेट है 44 ग्राम। क्या है सर? 44 ग्राम। क्लियर है? बोलता मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है सर? 12 प्लस 32 44 ग्राम। मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है? ये भी 44 ग्राम। क्लियर है ना? ये भी 44 ग्राम, वो भी 44 ग्राम। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ क्या? प्रोडक्ट। क्लियर है ना? क्लियर है? आगे देखो, बोलता है अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या पता चला कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट का मास था उतना ही प्रोडक्ट का मास रहा, मास ना घटा ना बढ़ा। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, तो पहला नियम यही कहता है। आगे देखो, बोलता है क्या, एक 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट एंड हीटिंग विद 4.4 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, बोलता है 5.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड सो दैट कि दीज ऑब्जर्वेशन आर एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन दे दे जहां सॉल्व देखो, ठीक है, या आंसर देखो, दोनों में से जो तुमको लिखना है। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होगा, इसको हीट किए, हीट करने के बाद क्या बना सर? पहले कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा सॉलिड फॉर्म में प्लस CO2 गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक है, अब इसका जो वेट है 10 ग्राम है, टूटने के बाद जो वेट है CaO का कितना? 5.4 ग्राम, 5.6 ग्राम। ठीक है, इसके बाद क्या है? 4.4 ग्राम। क्लियर है? ठीक है, रिएक्टेंट
बराबर क्या, मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है सर यहाँ पे, 3 ग्राम, ठीक है। $5.6 प्लस बराबर क्या, ठीक है, क्लियर है। मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर 10 ग्राम, मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर क्या है, 10 ग्राम, क्लियर है। क्लियर है, चलो तो यहाँ पे क्या पता चला कि मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट, इस मीन्स क्या, हियर मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट, देखो यहाँ पे क्या पाया गया सर, mass of reactant becomes equal to mass of product, ठीक है। therefore इसलिए क्या, therefore इसलिए क्या, it follows law of conservation of mass, therefore we can say that it follows law of कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं सर, ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। ठीक है, आगे चलो सर, आगे क्या है, आगे देखो स्टेटमेंट, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिफिनिट कंपोजिशन। देखो डिफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब है कि एक निश्चित अनुपात में, किसमें सर, एक निश्चित अनुपात में बना हुआ, ठीक है। ये डिफिनिट कंपोजिशन मतलब बनावट हमेशा एक जैसा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल समझो क्या, अगर हम आपको वाटर दें, ये वाटर कहीं का ले लो, चाहे नदी का, समुद्र का, ग्लास का, कुआं का, बोतल का, सब जगह वाटर का फॉर्मूला H2O ही होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम और ऑक्सीजन का कितना, 16। दोनों को अगर हम एक दूसरे से काटेंगे तो 2/16 बराबर आएगा 1:2, 2/8 है, 1:8, ठीक है, 1:2 क्या, 8, क्लियर है। क्लियर है, तो स्टेटमेंट क्या है, बोलता है यहाँ पे क्या, एक केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट combined together in the same fixed proportion by mass। बोलता है यहाँ पे स्टेटमेंट क्या, कि एक केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज, एक केमिकल कंपाउंड हमेशा हमेशा फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट, ये हमेशा दो एलिमेंट के मिलने से बनता है, इन सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, जैसे H2O, जैसे CuO क्यूपरिक ऑक्साइड, ये जब भी मिलेगा अपने निश्चित अनुपात के फॉर्म में ही मिलेगा। जैसे देखो हमने इसी स्टेटमेंट का एग्जांपल ले रखा है कि प्योर वाटर
ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज रिवर, वेल कुआं से, सी समुद्र से, ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कॉम्बाइंड टुगेदर इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास। ये हमेशा एक 1:8 बाय मास के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, इट वाज प्रपोज बाय जोसेफ प्रॉस्ट इन 1799। ठीक है, 1799 में जोसेफ प्रॉस्ट के द्वारा इसको क्या किया गया, बताया गया। क्लियर है, क्लियर है? ठीक है, आगे देखो सर, आगे क्या है? आगे यहां बोलता क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स कॉम्बाइन टू फॉर्म टू और, देखो जोसेफ प्रॉस्ट के द्वारा बताया क्या कि हमेशा ये 1:8 के फॉर्म में हो। ठीक है, चाहे तुम जिसका भी लो, और भी एग्जांपल चेंज करना चाहते हो तो ले कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन का मास कितना है सर? 12 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन का मास कितना है सर? 32 ग्राम। ठीक है, समझ रहे, ये है कार्बन का। ठीक है, चार से या 12, 4×8 = 32, यानी 3:, थ्री इज टू एट किसमें सर? 3:8 के। क्लियर है, बोलो आगे। देखो आगे क्या है, CO2 के बाद, CO2 के बाद दूसरा हमारे पास है यहाँ पे क्या, दूसरा अगर तुम लेते हो तो और भी एग्जाम्पल ले लो, HSNO2। नाइट्रोजन का मास कितना है? 14 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16×32 ग्राम। काटो, यहाँ 7 बार में कट जाएगा, ये 16 बार में कट जाएगा, 7:16। ये रेशियो हमेशा क्या होगा सर? फिक्स होगा। ठीक है, मतलब तुम कहीं का भी NO2 लोगे तो 7:16, मतलब पूरा का पूरा। अगर देखो कहने का मतलब क्या है, वाटर वाला से समझो, क्या बोला कि H2O अगर तुम लेते हो, ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:8 होगा। यानी कि तुम्हारे पास अगर 9 लीटर वाटर है, 9 लीटर क्या है? वाटर, अगर इसको अलग करेंगे तो इसमें से 1 लीटर होगा किसका? हाइड्रोजन का, बल्कि रेस्ट 8 लीटर होगा किसका? ऑक्सीजन का। मतलब हमेशा 8 भाग होगा ऑक्सीजन का और 1 भाग होगा किसका? हाइड्रोजन का। 1:8 का मतलब यही पता चलता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कि 3 भाग होगा कार्बन का, तो 8 भाग होगा ऑक्सीजन का, 3:8। यानी कि टोटल अगर 8 3 11 लीटर है तो 3 लीटर कार्बन, 8 लीटर ऑक्सीजन। उसी तरह कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या है, अगर 7 गुना नाइट्रोजन होगा तो 16 गुना ऑक्सीजन। ठीक है, बात समझ रहे हो? क्लियर है? इसके बाद देखो दूसरा क्या, नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब है जिसमें एक से अधिक हो। ठीक है, एकाधिक अनुपात का नियम, एक से अधिक कंपाउंड लेंगे और एलिमेंट अगर उसके अंदर सेम एलिमेंट का एटम्स हो, ठीक है, उस केस का बात करता है। ठीक है, बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू एलिमेंट कॉम्बाइन, दो एलिमेंट कॉम्बाइन करेगा टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड, तो ये दो या कई बार दो से अधिक कंपाउंड को बनाते हैं। ठीक है, देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, जो मास होता है उनमें से किसी भी एक एलिमेंट का, masses of one of the element that combine with fixed mass of other element are in the ratio of small whole number। ये हमेशा
रेशियो होगा अपने होल नंबर का। बोलो कोई दिक्कत नहीं, को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे देखो, बोलता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का वे यहाँ पे H2O है और दूसरे में क्या H2O2। ध्यान दो, क्या यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या हाइड्रोजन। ध्यान दो, यहाँ पे H2O2, देखो हम दोनों को तोड़ के पहले अलग बताते हैं, ठीक है, वरना साथ बताएंगे तो कंफ्यूजन आएगा। देखो H2O है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 2:32। काटे कितना हो गया सर, 1:8, यही तो हुआ। अब देखो नीचे दूसरा H2O2, देखो दोनों कंपाउंड में एलिमेंट की संख्या सेम है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ 16 होता ना, सिर्फ 32 नहीं। एक अनुपात क्या होगा 16, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का अनुपात दोनों केस में सेम है, 1 अनुपात हाइड्रोजन का, यहाँ पे भी 1 अनुपात हाइड्रोजन का। डिफरेंस किसका है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 होने से 8, 2 होने से 16, तो यहाँ पे ये दोनों ऑक्सीजन का 8:16 करोगे तो कट हो जाएगा कितना 1:2। फिर ये हम अदर एलिमेंट जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन उसका बात करें, तो वही बात देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है क्या कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाओगे दो अलग अलग एलिमेंट कंपाउंड बनेंगे, एक H2O H2O2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट है 16, यहाँ पे 32, हाइड्रोजन दोनों में सेम है, तो ये 16 × 32 का रेशियो निकालोगे तो 1:2 आए। तो ये बोलता था मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16 ग्राम 32 ग्राम विच कॉम्बाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम बियर्स ए सिंपल इंटीग्रल रेशियो 1:2। मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ ये 1:2 का मास का रेशियो बियर करते हैं, मतलब इसके साथ रखते हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है, ये पूरा जैसे बताए हैं वैसे लिखो, ठीक है, हम साइड होते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। आगे देखो, अब आता आगे गैलुसाक लॉ ऑफ गैसियस। ये गैसियस रिएक्शन के बारे में बात करें। देखो गैसियस रिएक्शन में क्या होता है कि एक बड़ा अमाउंट जो होता है उसमें छोटा अमाउंट क्या होता है, मिक्स हो जाता है, मतलब उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। देखो जनरल वे से क्या होना चाहिए कि 100 ml मिलाया गया, 50 ml मिलाया गया, मिलकर हो जाना चाहिए 150 ml, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्या होता है, होता ये है कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनता है, ठीक है। देखो वही कहता है क्या कि व्हेन गैस कॉम्बाइन, जब गैस कॉम्बाइन करता है और प्रोड्यूस इन केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोड्यूस होता है बनता है, दे डू सो इन सिंपल रेशियो, इसको हमेशा एक सिंपल रेशियो में हम दिखाते हैं, बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोलता है बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस, ये सभी गैस को प्रोवाइड करता है एट सेम टेम्परेचर, सेम तापमान पे और सेम प्रेशर पे। क्लियर है, हाँ। 10 इस प्रकार 100 ml हाइड्रोजन कॉम्बाइंड विथ 50 ml ऑफ ऑक्सीजन, 100 ml हाइड्रोजन जो है 50 ml ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन करता है टू गिव 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब क्या किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया और ये बना के क्या दिया 100 ml। ठीक है, समझ रहे हैं। देखो जैसे हमने लिखा है क्या, हाइड्रोजन का क्या 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या सर 2 मॉलिक्यूल, देखो ये 2 मॉलिक्यूल क्या 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। देखो बोलता है यहाँ पे क्या 2 मिलाने के बाद क्या 2 वॉल्यूम ऑफ क्या बन गया वाटर। तो ये बोलता है क्या कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कॉम्बाइन टुगेदर 100 ml 50 ml बियर कितना 2 × 1, इसका 2 आया
2 रेशियो, इसका 1 रेशियो, दोनों मिलने के बाद क्या बन गया, देखो 4 हाइड्रोजन एटम 2 ऑक्सीजन एटम मिलने के बाद क्या है, 4 हाइड्रोजन एटम 2 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, मतलब एक तरह से समझो ये क्या हो रहा है, रिएक्ट कर जा रहा है। रिएक्ट करने से क्या कि ये 100 ml और 50 ml नया नहीं बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं। ठीक है, गैस, ठीक है, ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे 150 ml लिख देते हैं जोड़ करके, जोड़ के कभी मत लिखना, जोड़ के लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन हाइड्रोजन के हिसाब से चल रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 100 ml बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या सर, नेक्स्ट है हमारे पास अवगाड्रोज लॉ। अवगाड्रो लॉ क्या कहता है, देखो बोलता है क्या, अवगाड्रो लॉ, यहाँ पे पर मैं हेडिंग गलत लिखा दिया, इसको काट दो, ये हेडिंग यहाँ पे गलत लिखा है, इसको मिटा दे। ठीक है, देखो गैलुसाक लॉ खुद को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उसी को यहाँ पे एक्सटेंड किया जाता है क्या, कि अवगाड्रो प्रोड्यूस दैट की इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बोलता है यहाँ पे कि अवगाड्रो प्रपोज करता है कि अगर इक्वल वॉल्यूम इक्वल है सभी गैस का, एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कंटेन करेगा। एग्जाम्पल, द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या करेगा, वाटर को प्रोड्यूस करेगा। किसको प्रोड्यूस करेगा सर, वाटर को प्रोड्यूस करेगा। जैसे 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्रिएट करके बना रहा है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे 2 वॉल्यूम किसका है, देखो यहाँ पे किसके मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन को, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। मतलब ये दोनों के साथ, ये दोनों हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, अरे H2O इसके साथ ये आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कॉम्बाइन विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, क्लियर है, इसका फोटो के साथ इसको बना लीजिएगा, किसको, अवगाड्रोज लॉ को। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में कई बार ये लॉ, और देखो जैक बोर्ड में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, अगर कोई तुम अदर बोर्ड के बच्चे हो तो वहां पे अगर एग्जाम ये कॉम्पिटिटिव में होता है, मतलब थ्योरेटिकल पेपर में होगा, तो कई बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको याद करें, क्लियर है। आगे देखो, अब आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो एटम को समझने के लिए सबसे पहले जो थ्योरी दिया गया था वो डाल्टन्स के थ्रू ही दिया गया था। किसके थ्रू सर, डाल्टन। डाल्टन क्या है, डाल्टन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया क्या कि जो मैटर, मैटर मतलब कोई भी मैटर नहीं, ठीक है, ये मैटर है, इस मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल होगा, सबसे स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल होगा, उसको हम क्या कहेंगे सर, एटम। ठीक है, और अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग एटम होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का अलग एटम, ऑक्सीजन का अलग, नाइट्रोजन का अलग, फास्फोरस का अलग, क्लोरीन का अलग, ब्रोमीन का अलग, समझ रहे हो। तो अब इसी बात पे डाल्टन अपने परमाणु के सिद्धांत में सबसे पहले क्या कहते हैं कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। कोई भी पदार्थ को तुम लोगे तो वो अपना छोटा से छोटा कण को रखता है, जिसके मिलने से वो बनता है, जिसको हम एटम कहेंगे। ठीक है, और समझ रहे हो, जैसे समझो मेरे हाथ में जो पेन है, अगर ये लोहा का पेन है, आयरन का पेन है, इसका जो फंडामेंटल कोई ना कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो होगा, टीनी पार्टिकल, जिसको हम क्या बोलेंगे, एटम। जैसे इस दीवार, पीछे दीवार, ठीक है, इस दीवार का हम फंडामेंटल यूनिट का बात करें, जहां से ये बनना स्टार्ट हुआ, तो ईट, 1 ईट, 2 ईट, 3 ईट, 4 ईट, तो ईट यहाँ पे हो गया क्या, इसका इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है, एक तरह से समझो। अब हम बोले उस ईट को उठाओ, और ये ईट कैसे बना होगा, छोटे छोटे बालू के कण के मिलने से, तो उस कण को देखो, वो कण उसके लिए, ईट के लिए क्या हो गया, इंडिविजुअल पार्टिकल। समझ रहे हो, क्लियर है। वैसे ही बोलता है कोई भी मैटर उठाओ, मैटर जो अपने इंडिविजुअल पार्टिकल, एकदम टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होगा, उसको हम क्या कह देंगे, एटम। ये बात कौन बताया, डाल्टन ने अपने थ्योरी। ठीक है, आगे,
ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, दिए हुए एलिमेंट का जो एटम होता है हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मान लो कि हम ऑक्सीजन का एटम का बात करें, ऑक्सीजन एटम इसका अपना प्रॉपर्टीज है। दूसरा, अगर हम हाइड्रोजन का बात करें, हाइड्रोजन एटम इसका अपना प्रॉपर्टीज है। तीसरा, अगर हम हीलियम का बात करें तो हीलियम का अपना एटम है, इसका अपना प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ रहे हैं? कार्बन, कार्बन का अपना एटम, इसका अपना प्रॉपर्टी। वही बोलता, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। अलग अलग एलिमेंट का अपना अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है। क्लियर माय पॉइंट? बोलो क्लियर है ना? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। सर आगे क्या है, बोलता है यहाँ पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में और नेक्स्ट नियम क्या कहता है कि कंपाउंड आर फॉर्म, कंपाउंड कैसे बनेगा सर? देखो H2O बना है, कंपाउंड है। H2SO4 क्या है सर? कंपाउंड है। बोलता है कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, देखो अलग अलग एलिमेंट, हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का मिला इन सिंपल होल नंबर रेशियो, तभी क्या कंपाउंड बनेगा। ठीक है, बोलता है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। केमिकल कॉम्बिनेशन तभी होगा जब एटम का मतलब C+O2 क्या बना सर? CO2 बना। ये क्या हुआ? एलिमेंट का जो एटम है वो रीऑर्गेनाइज हुआ। बोलता है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम बट एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड। एटम को ना क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ये बात कौन कहता है? ये बात डाल्टन कहता है अपनी एटॉमिक थ्योरी। बोलो कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए, तो इन सभी बातों को जल्दी से कॉपी में नोट करो। आज का जो क्लास है इसमें हम काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस किए हुए हैं। देखो, सबसे पहले हमने बताया डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, कैसे यूनिट कन्वर्जन करते हैं। उसके बाद मैंने बताया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, लुसाक लॉ, अवगाड्रो लॉ, ये सारा बात हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये सभी पॉइंट आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इन सभी बातों के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम। तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए, तो इन सभी बातों के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।